लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। कहने को तो ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। कहने को तो ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस कंपनीज है। इंडिया की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नींव है। बट LIC उससे भी ज्यादा हम सब के लिए एक इमोशन है। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली LIC हम सब के परिवार का हिस्सा रहा है। अब हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, लोग बोल रहे हैं कि LIC ज्यादा नहीं चल पाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स LIC को ओवरटेक कर रहे हैं। LIC का फ्यूचर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो इन्वेस्टर्स भी पीछे हटे हुए और लोग सोच रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी कंपनी का डाउनफॉल होगा। वेल, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको सब फैक्ट्स बताऊंगा, डेटा बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मैं शुरू कर रहा हूं। लेट्स गो एंड नो द स्टोरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस की कहानी हमारे हिस्टोरिकल रूट से शुरू होती है। अगर आप हमारे एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी, भारत देश शायद दुनिया का सबसे ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट देश था। मैं बात कर रहा हूं, अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति, उसके बाद आप पढ़ेंगे धर्मशास्त्र, उसके बाद आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, वहां पे इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट का वर्णन है, जहां पे बताया है कि कैसे लोगों को अपने सारे इनकम और एसेट्स को पूल करना चाहिए, और जब कुछ फैमिन आ जाए, कुछ कैलामिटी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कैसे लोग उस रिस्क को मिटिगेट कर पाए। और एंशिएंट टेक्स्ट में तो ये भी हिंट कर रखा है कि मरीन ट्रेड लोन्स, कैरियर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये उस समय के भारत में होते थे। इंडिया इतना ज्यादा आगे था, बट ये कहानी पूरी हम भूल गए। और फिर आ जाता है ब्रिटिश राज, और ये वो ब्रिटिश राज है जहां से इंश्योरेंस की हमारे देश में एक्चुअल जर्नी, एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड्स, जो फॉर्मल सब रिकॉग्नाइज करते हैं, वो शुरुआत होती है। साल आता है 1818 का। 1818 में कैलकाटा में कंपनी खुलती है बाय द नेम ऑफ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो आज का मुंबई है एक फाइनेंस हब, उस टाइम पे वो कैलकाटा था। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहली इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में खुली, और इंडियंस के लिए ही नहीं थी। ये इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स को देती थी। इनके हिसाब से तो इंडियंस इंश्योरेंस मिलने के लायक ही नहीं थे, और अगर इंडियंस को इंश्योरेंस मिल भी पाता था ना, तो बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ता था। एक चीज, जब मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ा था, मुझे एक चीज समझ आई ना, इस देश में ब्रिटिश सरकार ने हर एक वो चीज की है जिससे सिर्फ उनका फायदा हो। शायद ही ऐसा कोई भी रूल आया है जिससे इंडिया का कुछ फायदा हो जाए, हमारा कुछ फायदा हो जाए। मैं सोच रहा था कि लूटा तो मुगल्स ने भी इस देश को बहुत है, ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत लूटा है, बट हम हमेशा ये बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने हमें आज तक स्कार करके रखा है। मुगल्स की इतनी बात नहीं होती है। ये इसलिए है बिकॉज मुगल्स ने, हाँ, उन्होंने देश को लूटा है, बट वो यहीं पे बसने के लिए आए थे। उन्होंने वेल्थ को यहीं पे हैंड्स चेंज किए। वो वेल्थ इंडिया में ही थी, यहाँ पे आर्किटेक्चरल रीडिजाइनिंग हुई है, बट वेल्थ इंडिया में ही थी। बट ब्रिटिश सरकार ऐसी सरकार थी जिनका इंडिया में रहने का कभी कोई इंटेंशन था ही नहीं। इन्होंने हर चीज अपने मतलब के लिए की है, और सब पैसे निकाल के बाहर लेके गए हैं, चाहे वो इंश्योरेंस जैसी चीज क्यों ना हो। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये आपको अपने बच्चों को बताना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम नफरत फैलाएं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें भूलना नहीं है। We will forgive, but we will not forget that what has happened to us in the past. उसके स्कार्स हम आज तक देख रहे हैं। फिर 1818 जब ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुली, 1834 में कंपनी बंद हो गई। बट इस टाइम पे इंश्योरेंस की लहर ना हमारे देश में वो शुरू हो गई थी। 1829 टू 1897 बहुत सारी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज आई, जैसे मद्रास इक्विटेबल, बॉम्बे म्यूचुअल, एम्पायर ऑफ इंडिया। बट ये कंपनी इंडिया, जो एक बहुत इमर्जिंग मार्केट है, उसमें एक ग्रास नहीं जमा पाए बिकॉज उस समय जो ब्रिटिश इंश्योरर्स थे, जैसे लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब, जैसे रॉयल इंश्योरेंस, एल्बर्ट लाइफ, इनकी डोमिनेंस वाज ऑलवेज देयर। साल बीतते गए, फिर आया साल 1912। इस साल में इशू हुआ इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट। इंडियन इंश्योरेंस मार्केट पूरा केओटिक था
तो इस एक्ट ने कोशिश की भाई कि एटलीस्ट इंश्योरेंस को फॉर्मलाइज करें और इंडियंस के लिए ओपन करें। ये साल वो था जब इंडियंस को लाइफ इंश्योरेंस मिल सकती थी, अप्लाई कर सकते थे। अब आप इंश्योरेंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो इसमें दो टाइप के इंश्योरेंस हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस जो LIC रीड करता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आपको पता है कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस। अब तो चलिए इंश्योरेंस की बहुत सारी कैटेगरीज बन गई हैं, बट पहले ये सारी कैटेगरीज आती थी जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस, दो ही चीजें होती थी। तो एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे ही फोकस कर रहा हूँ। जनरल इंश्योरेंस की भी अलग ही कहानी है। बाय द वे, अगर जनरल इंश्योरेंस की पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। फिर आया साल 1938, जहां लॉन्च हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक्ट। इस एक्ट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, जो मेस्ड था उसको ठीक करने की कोशिश की। इस टाइम पे इंडियन लीडर्स ने ये रियलाइज कर लिया था कि अगर हमारे देश को इंडिपेंडेंट होना है, आगे बढ़ना है, इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारे देश की फाइनेंशियल सेफ्टी होगी जब इंश्योरेंस बहुत क्लियरली होगा। ये बात जब चल रही थी 15 अगस्त 1947, फाइनली वो दिन आ गया जब ब्रिटिश राज इस देश से हमेशा के लिए चली गई। फिर आया साल 1950, जिसमें आया इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सरकार ने सारे मिडलमैन को, सारे जो मैनिपुलेट करते थे पॉलिसीज को फॉर देयर पर्सनल गेन्स, उन सब को अबॉलिश कर दिया। बट अभी भी कमी थी एक तगड़े इंश्योरेंस कंपनी की जो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे लेके जा सके। फिर इन 1956 भारत सरकार ने 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ कंबाइन किया और वहां जन्म हुआ द बीहीमथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। जब मैं बोल रहा हूं ना तो मुझे पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज हमारे देश के लिए, हमारी देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत 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 बड़ा स्टेप था। 1956 से LIC शुरू हुई और अपनी मोनोपोली बनाते गए। अनलाइक एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, LIC की सर्विस, LIC का एक्सपेंशन वाज अनपैरेलल। और फिर आ गया साल 91-92 का, जब इंडिया में टाइम आया लिबरलाइजेशन का। जब लिबरलाइजेशन की बात हुई कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में अब आ सकती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी क्लोज था, उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं थी। फिर 1993 में मल्होत्रा कमेटी सेटअप की गई। इस कमेटी का काम था कि वो एडवाइस करे अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर, इसको और बेटर करे, और उन्होंने इसको लिबरलाइजेशन के लिए एडवाइस किया। मल्होत्रा कमेटी ने बोला कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट प्लेयर्स का टाइम आ गया है। फिर इन द ईयर 1999 शुरू हुई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच इज IRDAI। इन अप्रैल 2000 IRDAI को एक ऑफिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया एंड सिर्फ 4 महीने बाद अगस्त 2000 में प्राइवेट इंश्योरेंस की हमारे देश में एंट्री शुरू हो गई। आप ये देखेंगे हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, वो इतना ज्यादा नया है। अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और LIC के स्टार्टिंग पॉइंट्स को समझते हैं। 1956 जब LIC शुरू हुआ, उस समय LIC के पास 5 जोनल ऑफिसेस थे, 33 डिवीजन ऑफिस थे एंड 212 ब्रांचेस थी। LIC ने जो सिस्टम चूज किया कि उनको लाइफ इंश्योरेंस देना है, इसमें एक पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत इंटरेक्शन रहता है ब्रांच के साथ। उनको प्रीमियम पे करने पड़ेंगे, कभी क्लेम लाना पड़ेगा, कभी कोई सेटलमेंट लाना पड़ेगा, तो काफी सारा इंटरेक्शन रहेगा। यहीं से LIC का मास्टर प्लान शुरू हुआ। LIC started focusing on hyper growth. When I say hyper growth, I mean hyper growth. They started opening branches left, राइट एंड सेंटर, और इस लेवल पे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे ब्रांचेस एक सेपरेट अकाउंटिंग यूनिट्स बन रहे थे, जहां पे ब्रांचेस को पूरा जोनल ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं थी। डिविजनल ऑफिसेस के थ्रू ही दे कुड एग्जीक्यूट, दे कुड सैंक्शन पॉलिसीज। जस्ट बाय दिस LIC की ग्रोथ वाज अनपैरेलल। मैं आपको फिगर्स बताता हूं। अगर मैं सिर्फ न्यू बिजनेस की बात करूं, न्यू बिजनेस मतलब जो नए प्रीमियम, जो नई पॉलिसीज इशू हुई हैं, 1957 में LIC का न्यू बिजनेस था ऑफ 200 करोड़। आने वाले 12 से 13 सालों में फ्रॉम 1969 टू 1970 LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम हो गया 1000 करोड़ एंड आने वाले 10 सालों में 1980s में LIC क्रॉस्ड 2000 करोड़। दिस वाज एट द पेस LIC वाज ग्रोइंग। फिर आ गया
साल 2000 यहाँ पे नए प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो गई, बट उसके बावजूद फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2013 LIC की जो कैगर ग्रोथ रेट थी वो थी ऑफ 24.53% और उनका फर्स्ट प्रीमियम जो ग्रो करा था वो था 19.28%। ये ग्रोथ कंप्लीटली अनपैरेलल्ड थी और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आज LIC को 69 ईयर्स हो गए 2025 में। आज के दिन आप स्टेटस देखेंगे LIC 14 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है, बिकॉज उनका मोटो क्या है, उनको सिर्फ इंडियंस की हेल्प नहीं करनी जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको NRIs की भी हेल्प करनी है। LIC को उनको भी असिस्ट करना है जो इंडियंस इंडिया के बाहर सेटल्ड हैं। दैट इज द पावर ऑफ LIC। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट LIC का मैंने आपको AUM बताऊंगा, यू विल बी शॉक्ड। द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ LIC आर क्लोज टू 54,52,297 करोड़। 54 लाख करोड़, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 54 लाख करोड़। लेट दैट डाइजेस्ट इन, 54 लाख करोड़। ये अमाउंट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 2025 और 2026 में वो था 30 लाख करोड़ एंड 50 लाख करोड़। LIC का जो AUM है वो है 54 लाख करोड़। अगर LIC एक अलग देश होता ना तो दुनिया की 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती। LIC इज 6 टाइम्स वेल्थ ऑफ मुकेश अंबानी। अगर LIC के AUM को 54 लाख करोड़ को मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूं आज के दिन तो वो होंगे $631 बिलियन। आपको पता है एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, उनकी नेटवर्थ कितने के पास है? 390 to 490 बिलियन डॉलर्स। LIC की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो लास्ट रिपोर्ट हुए थे वो है 613 बिलियन डॉलर्स। दैट इज द पावर ऑफ LIC। हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। दे हैव मोर देन 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स एंड मोर देन 2.6 करोड़ ये क्लेम को सेटल कर चुके हैं, मेकिंग देम दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, मेकिंग देम द बिगेस्ट कंपनी टू ओन लैंड इन इंडिया आफ्टर द इंडियन रेलवेज, मेकिंग देम with a customer base of crores and crores and crores। LIC, दोबारा आपको बता रहा हूं, ये कंपनी नहीं सर, LIC हम भारतीय लोगों के लिए ना एक इमोशन है। और आज LIC के पास 8 जोनल ऑफिस हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेस हैं एंड 2048 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। बट इसी टाइम के आसपास LIC का डाउनफॉल शुरू हो गया और जो LIC का सबसे बड़ा हथियार था वही LIC का सबसे बड़ी वीकनेस बनती गई। अब ये जो हाइपर ग्रोथ हुई जिसके लिए बहुत मेजर श्रेय LIC की सेकंड ब्रेन चाइल्ड को जाता है, दैट इज थ्रू मैसिव सेल्स फोर्स ऑफ एजेंट्स। यस, अब आप देखेंगे बिफोर 2000 एंड इवन टिल 2010 इंडिया में अनसर्टेनिटी बहुत थी एंड बिफोर 1990s तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन का बस एक ही सपना था कि एक सरकारी नौकरी हमारी लग जाए। अब सरकारी नौकरी सबकी लगती नहीं थी, तो द सेकेंड बेस्ट थिंग टू सरकारी नौकरी एट दैट टाइम वॉज टू बिकम अ LIC एजेंट। यहाँ पे आप एक सरकार की कंपनी से जुड़े हो, LIC से जुड़े हो, आपको बहुत मोटे और अच्छे कमीशंस मिलते हैं और ये बहुत लुक्रेटिव चीज़ थी। इसलिए आप देखेंगे आपके आसपास फैमिली में कोई ना कोई आपको LIC एजेंट मिल ही जाएगा। कोई रिटायर हो रहा है वो LIC एजेंट बन गए, कुछ मिड करियर LIC एजेंट बन गए, कुछ स्टार्टिंग से LIC एजेंट बन गए। एंड ये एक बहुत मेजर रीजन था बिकॉज ऑफ विच लोगों का LIC पे ट्रस्ट एकदम अटूट से अटूट होता गया। ये याद रखिएगा, इंडिया ना एक बहुत ही नॉन ट्रस्ट वर्दी सोसाइटी है। हमें ट्रस्ट सिर्फ एड्स और बड़ी कंपनीज पे नहीं आता है, हमें ट्रस्ट आता है जब हमारा कोई रिश्तेदार या कोई करीब जानकार या कोई दोस्त वो हमें बताए कि ये कंपनी ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ठीक है। आज के दिन भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट लोग तब करते हैं और उसके कहने पे करते हैं जब कोई पास का रिश्तेदार या दोस्त बता दे, खुद के भरोसे नहीं कर पाते। ये है इंडिया जो एकदम अनट्रस्टवर्दी सोसाइटी है, ट्रस्ट ज्यादा नहीं करती एक दूसरे पर। यहाँ पे LIC का एजेंट्स का एक मास्टर स्ट्रोक रहा। दूसरी चीज, इस टाइम पे बहुत एक चीज फेमस हो गई थी कि LIC 100 में से सिर्फ एक क्लेम रिजेक्ट करती है, जहां की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज 100 में से 8 क्लेम रिजेक्ट कर देती है। बिकॉज ऑफ विच 2000 टू 2010 और उसके पहले तो था ही कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में भारतीय लोगों का प्राइवेट इंश्योरेंस पे भरोसा था ही नहीं। उनको लगता था प्राइवेट इंश्योरर्स ये तो सिर्फ लूटेंगे, ये तो कभी इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं करेंगे। और ये भरोसा और बनता गया
बिकॉज ऑफ एजेंट्स। और आज भी आप देखेंगे ये भरोसा भी है लोगों को कि आपकी फैमिली में भी ये होगा कि आपके पेरेंट्स बहुत हाईली चांसेस हैं दे वुड प्रेफर to take loan from a public bank. They would prefer to take insurance from LIC because उनको private players पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और LIC पे भरोसा हमारा इतना ज़्यादा था कि 2005 में LIC के पास थे 9.8 लाख एक्टिव एजेंट्स। मैं एक्टिव एजेंट्स की बात कर रहा हूँ। और इस समय तक प्राइवेट प्लेयर्स आगे थे जो ईयर 2000 में आपको बोला। फिर आने वाले 3 से 5 साल में फ्रॉम 2008 टू 2010 LIC जहां पे एग्रेसिवली बढ़ी जा रहा है, जहां पे LIC ने अपने एजेंट्स 9.5 लाख से 11.31 लाख कर लिए, वहीं पे जो प्राइवेट कंपनीज है सर उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि प्राइवेट कंपनीज आफ्टर बीइंग 10 years इन एग्जिस्टेंस वो अपने खर्चे बंद कर रहे थे, वो अपनी ब्रांचेस बंद कर रहे थे बिकॉज LIC से वो compete कर ही नहीं पा रहे थे। एंड दैट वाज द पावर ऑफ LIC। आज के दिन में बात करूंगा 2024 में LIC के पास है 14.4 लाख एजेंट्स, द बिगेस्ट एजेंट नेटवर्क देयर इज। बट मैं आपको बता रहा था ना, यही वो टाइम था जब LIC का डाउनफॉल शुरू हुआ। और LIC की जो सबसे पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी थी क्या थी? एजेंट्स। वही LIC की सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जिसकी वजह से LIC नीचे और नीचे और नीचे आता गया। कहानी शुरू करते हैं एजेंट से। LIC का एजेंट्स के थ्रू 90% बिजनेस आता है, तो एजेंट्स LIC के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बात यह है कि लोगों का टेम्परेमेंट LIC की तरफ बहुत चेंज हो गया है, एजेंट्स की तरफ टेम्परेमेंट बहुत चेंज हो गया है। पहले जहां पे एक LIC एजेंट बनना, एक गवर्नमेंट कंपनी से एफिलिएट होना एक एस्पिरेशनल चीज मानी जाती थी, आज के दिन उसको कोई एस्पायर नहीं करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने कभी कोई दोस्त या कोई आसपास देखा नहीं होगा और सुना नहीं होगा जो विलिंगली अपने पैशनेटली या जिसका सपना हो टू बिकम ए LIC एजेंट। और ये फैक्ट ये भी दिखाता है कि ओनली 15% ऑफ LIC एजेंट्स आर बिलो द एज ऑफ 30। अब आपको इसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि LIC का प्रॉब्लम एक तो ये हो रहा है कि इनके एजेंट्स ओल्ड हो रहे हैं और नए एजेंट्स नहीं आ रहे, बट दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि ये एजेंट्स LIC में अब रहना नहीं चाहते, ये एजेंट्स अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हैं। इसका रीजन ये है, सबसे पहली चीज कि अगर मैं किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की जाता हूँ ना, ज्यादातर दे आर ऑफ अ बैंक। तो HDFC बैंक का है HDFC लाइफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है SBI लाइफ, ICICI का है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। तो बिकॉज जब एक एजेंट इन प्राइवेट इंश्योरेंस का जुड़ता है ना, उसके पास पूरे बैंक का क्लाइंट बेस का डेटा होता है जो उसको एक बहुत एक्स्ट्रा लेवरेज देता है। दूसरी चीज ये है, अगर वो एजेंट बाद में अच्छा करे और बहुत अच्छा करे ना, LIC उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएगा बिकॉज IRDAI ने एक लिमिट डाल रखी है कि एक इंश्योरेंस एजेंट को आप एक लेवल तक ही इंसेंटिव दे सकते हो, एक लेवल तक ही कमीशन दे सकते हो, उसके ऊपर LIC कुछ दे नहीं सकता है। अब इसके ऊपर जाने के लिए आता है प्राइवेट इंश्योरेंस के पास, बिकॉज एक एजेंट प्राइवेट इंश्योरेंस के पास अगर अच्छा करता है तो वो बैंक में जा सकता है, बैंक में अपना करियर अपस्केल कर सकता है, हायर रैंक्स पकड़ सकता है, जो चीज LIC ऑफर नहीं करती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो है एजेंट्स। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम ऑफ LIC में, दैट इज बैंक्स। अब LIC पॉलिसी बेच सकता है थ्रू एजेंट्स एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स। नाउ कॉर्पोरेट एजेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जनरली बैंक्स। अब प्राइवेट प्लेयर्स 58% जो न्यू बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे हैं, दे आर थ्रू बैंक्स, बिकॉज ज्यादातर बैंक्स की ही कंपनीज हैं और बैंक्स को अपने क्लाइंट्स को ही बेच रही है। बट वहीं पे LIC के लिए दैट इज ओनली 3%। LIC सिर्फ 3% अपना न्यू बिजनेस बैंक से थ्रू ला रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि गोयला बट LIC के पास कोई बैंक है ही नहीं ना, नहीं, LIC के पास IDBI बैंक में एक बहुत बड़ा स्टेक है, बट उसके बावजूद भी वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज टेक्नोलॉजी। LIC की वेबसाइट से 0.16% सेल्स होती है डायरेक्टली। वहीं पे अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस की वेबसाइट में देखोगे, उनके 2.30% डायरेक्ट वेबसाइट सेल्स हो जाती है। वन थिंग LIC इज सिवियरली लैकिंग ऑन इज टेक्नोलॉजी। और इसको आप बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक इशू है, इसको आप बोलते हैं मैनेजमेंट इशू है कि LIC पुराने जमाने में अटका हुआ है, दैट कैन बी अ इशू। बट आप प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ पिछले 10-15 साल में प्राइवेट प्लेयर्स जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, LIC टेक्नोलॉजी में उनसे कंपेयर कर ही नहीं पा रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऑफ HDFC लाइफ, जो हर साल 15 to 30% से अपना टेक्नोलॉजी का बजट बढ़ाते रहते हैं, एंड इन FY23 HDFC लाइफ ने अपना टेक्नोलॉजी का बजट 40% से बढ़ा दिया। दिस इज वेयर LIC इज ट्रूली लैकिंग।
और इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि जो टॉप टियर है इंडिया का, जो टॉप एंड मार्केट है इंडिया का, 80% ऑफ दैट मार्केट इज विद प्राइवेट इंश्योरर्स। 80% जो बोलते हैं इंडिया वन, भारत वन जिसको बोलते हैं, जिसके पीछे हर कंपनी जाना चाह रही है, जिनके पास पैसा है, 80% मार्केट हैज बीन टेकन बाय प्राइवेट इंश्योरर्स। बट वहीं पे LIC की जो स्ट्रेंथ है वो है रूरल इंडिया में। बिकॉज अगर मैं रूरल इंडिया की बात करूंगा, वहां पे LIC आज भी राजा है। बट सोचने की बात अभी आती है, क्या LIC राजा हमेशा रहेगा या रूरल इंडिया में भी ये ट्रेंड चेंज होगा अगर LIC अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं करती है, अगर LIC अपने एजेंट सिस्टम के आगे नहीं बढ़ती है। या आप इस तरह से देख सकते हैं सर, फेमस पॉलिसी एग्रीगेटर्स, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीगेटर्स लाइक डिटो इंश्योरेंस, लाइक पॉलिसी बाजार, इन पे सर दे विल नेवर रिकमेंड यू LIC पॉलिसीज। इन पे आधे टाइम LIC सारी पॉलिसीज लिस्टेड होंगी भी नहीं। दे विल ओनली बी ऑफरिंग यू प्राइवेट इंश्योरर्स। LIC इज मूविंग आउट ऑफ द पिक्चर। और अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि LIC इज सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और 4th पॉइंट है इनकी एन्युटी बुक। अब LIC, अगर मैं एन्युटी पॉलिसीज की बात करूंगा, इनका मार्केट शेयर है 90-95% तक, मतलब ज्यादा क्लियर मोनोपोली, मतलब सिर्फ इन्हीं का मार्केट है। एन्युटी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती है जहां पे एक आदमी प्रीमियम देता है एंड रिटायर होने के बाद उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, फिक्स इंटरवल टाइम्स में या लमसम या जैसे भी वो डिसाइड करता है, उनको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं। अब सब अच्छा जा रहा है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एन्युटी बिजनेस से आज भी LIC को 20-25% बिजनेस उनका वहीं से आता है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट फॉर LIC। बट दिक्कत यहां आती है, लोगों का अब लाइफ स्पैन बढ़ गया है, लोग ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह रहे हैं, तो ये LIC के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, LIC ने जो पुराने एन्युटी पॉलिसीज दे रखी है वो दे रखी है इंटरेस्ट रेट ऑफ 13-14%, 13-14%, जो पहले के टाइम में पॉसिबल था बट अब के टाइम में पॉसिबल है ही नहीं इनको पे करना। तो हाँ, LIC ने अपनी नई एन्युटी पॉलिसीज निकाल दी हैं एट 6.5%, जो अभी भी बहुत कंपैरेटिव पॉलिसी रेट है। बट 2010 में ये LIC की कमिटी बैठी थी और उन्होंने बोला था दैट दे आर सिटिंग एट अ 14,000 करोड़ नोशनल लॉस। 14,000 करोड़ नोशनल लॉस। क्यों? बिकॉज जब टाइम आएगा इन सब पॉलिसी होल्डर्स को एन्युटी जब इनकी मेच्योर हो जाएगी और जब इनको पैसे देने पड़ेंगे एट दैट इंटरेस्ट रेट, LIC उस समय बहुत बुरी तरह फंसेगा। एंड येस दे आर वर्किंग ऑन इट, बट आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड ये प्रॉब्लम ना सिर्फ LIC की नहीं है। आप बोल सकते हैं कि बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रन अ इंश्योरेंस कंपनी को अच्छे से रन नहीं किया गया है। क्या प्रॉब्लम है? सब प्रॉब्लम आती है पॉइंट जिसका अगला है, वो है LIC का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पैसे लेती है और फिर उन पैसों को अपने पास रख के वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगी, म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, व्हाटएवर, राइट? और जो फिर पैसा कमाएंगी उससे और फिर अपने पॉलिसी होल्डर्स को भी देंगी। तो दिस इज हाउ इंश्योरेंस कंपनी ग्रोस। अब LIC का अगर मैं एवरेज ROI देखूंगा, दैट इज ऑफ 8%। 8% ROI मिल रहा है। अब इस 8% ROI में से 3.5 to 4% रिटर्न सिर्फ ये जाता है पॉलिसी होल्डर्स को। बाकी 4% जो रिटर्न है ना, वो LIC का खर्चा है, वो LIC की एडमिन कॉस्ट में चला जाता है, मैनेजमेंट कॉस्ट में चला जाता है, और इसमें अगेन सिग्निफिकेंट पोर्शन एजेंट्स का आता है। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर LIC कि वो अपने एजेंट सिस्टम से बाहर निकले, डायरेक्ट सेलिंग करें। दे कैन सेव ऑन दिस मैनेजमेंट कॉस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर LIC को सस्टेन करना है, इफ LIC वांट्स टू रीच द नेक्स्ट लेवल एंड वांट्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम जो एन्युटी पॉलिसी के पास आने वाली है, दे हैव टू रिड्यूस देयर मैनेजमेंट कॉस्ट एटलीस्ट बाय 1%। और दिस इटसेल्फ इज अ मेजर चैलेंज। और ये चैलेंज और वर्स बताऊं किससे होता है? द लास्ट एंड फाइनल इशू विद LIC is the government of India. अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डोंट थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट गवर्नमेंट। सर, मैं बात कर रहा हूं हर एक गवर्नमेंट जो आज तक जिसने इंडिया पे रूल किया है, इंक्लूडिंग द करंट गवर्नमेंट। एवरीवन हैज अनफॉर्चुनेटली यूज्ड LIC एज अ कंप्लीट कैश काउ। कोई क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पैसे निकाले हैं LIC, अपने मतलब के लिए पैसे निकाले हैं, बिकॉज एक डेमोक्रेसी हो तो 5 साल के लिए। बट इंश्योरेंस बिजनेस की उनको सेंस तो है नहीं, ना ही उनका इंटेंट है कि LIC एज ए इंश्योरेंस बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बने। उनका इंटेंट था, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इंटेंट होता है कि उन 5 साल की प्रॉब्लम खत्म कर दे, उन 5 साल को जीत के अगले 5 साल इलेक्ट हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट साइटेडनेस LIC हैज रियली सफर्ड एंड गवर्नमेंट्स
टाइम एंड अगेन हैव मिसयूज्ड LIC. मिसयूज इज द वर्ड. जहां पे LIC का पैसा आर्म ट्विस्ट करके LIC को इन्वेस्ट करना पड़ा है, डालना पड़ा है टू एड द गवर्नमेंट. हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैव पैन्ड आउट टू बी वेल, बट दिस वाज नॉट पैन्ड फॉर इंश्योरेंस बिजनेस. ये जो LIC से इन्वेस्टमेंट्स कराई गई हैं, दे वर प्राइमरली पैन्ड कि भाई सरकार बच जाए. अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. इन 2010 NDMC एंड NTPC को LIC परचेज 10,000 करोड़ से ज्यादा शेयर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एफर्ट्स. ठीक है. ONGC IPO 2012 में आया था. LIC bought 12,749 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स. अबाउट 84% LIC ने अंडरराइट किए थे बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनी है. उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2013 में LIC पिक्ड अप 71% शेयर्स. एंड अगेन ये सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए नहीं था, ये फंड रेजिंग के लिए था फॉर दीज गवर्नमेंट कंपनीज, बिकॉज हमारी भारत सरकारों के लिए LIC इज नथिंग बट अ कैश काउ. अब अगर मैं करंट गवर्नमेंट की बात करूंगा तो उसमें भी कंसर्न्स हैं. इन 2014 LIC बॉट 2,685 करोड़ ऑफ एडिशनल शेयर्स इन भेल. उन्होंने अपना स्टेक 14.99% तक ले गए. कोल इंडिया में इन्होंने 7,000 करोड़ का एक्वायर किया. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2015 बॉट 8,000 करोड़ प्लस वर्थ ऑफ शेयर्स. IDBI को बाय आउट किया इन जनवरी 2019. येस बैंक जब फेल हुआ था वहां पे भी LIC को आगे धक्का दिया गया कि सर येस बैंक में आप इन्वेस्ट करिए. हिस्टोरिकल जो मुद्रा स्कैंडल था सर, जो 1957 में हुआ था, वो तो एक अलग ही लेवल पे स्कैंडल था. And this has been one of the major chokeholds for LIC is the government of India, because they treat LIC as a complete doormat and a complete cash cow. Standing today, experts divided है. एक कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि LIC एज अ बिजनेस अच्छा नहीं करेगा इन द फ्यूचर. LIC एज अ इंश्योरेंस कंपनी एजेंट से शिफ्ट नहीं कर पाएगी. दे विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट विद द चेंजिंग टाइम्स बिकॉज LIC की चोकहोल्ड्स क्या हैं? गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड 14.4 लाख एजेंट्स. वहीं पे बहुत ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि आज भी इस सब के बाद भी LIC हैज 69% मार्केट शेयर. तो किसी भी हालत में LIC कोई वीक कंपनी नहीं है. LIC is an extremely cash rich company जो हमने देखा है. LIC is a company जिसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो अगर if the current government जो ट्रेंड चल रहा है that PSUs are doing very well और LIC का पैसा बहुत सारा PSUs में है, LIC can do really well in the future. And एक और चीज जो एक्सपर्ट्स LIC की फर्म बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस इस देश में वो जीतता है जो पूरे इंडिया को कवर करता है, जो रूरल इंडिया को कवर करता है. एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, प्राइवेट इंश्योरेंस की हिम्मत नहीं है, ना मजाल है, ना इंटेंट है कि वो रूरल इंडिया में जाके इंश्योरेंस दे जो LIC करता है. आप किस तरफ हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए. एंगेजमेंट बढ़ती है, हमें सपोर्ट मिलता है. बट एक चीज आप कभी मत भूलिएगा, चाहे आप LIC को पसंद करें ना करें, चाहे आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, LIC हमारे देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट ईट है. LIC ने हमारी इकोनॉमिक लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ऐड किया है. और इस कंपनी की इज्जत करना, इस कंपनी की हेरिटेज के इस इमोशन को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड मैं जेन्युइनली भगवान से दुआ करता हूँ दैट आई सी एंड आई मेक अ वीडियो कि कैसे LIC कम बैक करी है और कैसे LIC फोड़ के आगे निकल रही है. बिकॉज LIC इज अ कंपनी जिसने देश को आगे लेके किया है. LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी. और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम अनिल अंबानी कमबैक वीडियो, आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी, इसको जरूर देखना. LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.